सो लास्ट हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोटाइड तक कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, कैसे बने। लेकिन अब हमने पीछे ये कहा था कि न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि डीएनए आरएनए जो हैं पॉलीमर हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। तो यानी एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ेंगे और इसी तरह से जब वो आगे से आगे ज्वाइन होते चले जाएंगे तभी डीएनए आरएनए बनेंगे। तो अभी बेसिकली हम हर एक को इतने सारे तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन हम दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे ज्वाइन होते हैं उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो यही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखिए क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई मतलब दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है। तो पहली चीज़ तो देखो यहाँ पे ना एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार एग्जाम में भी आती है कि न्यूक्लियोटाइड्स, यानी मैं पहले सिंपल वे में समझा लेता हूँ कि एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो ये जो बॉन्ड बनती है उन दोनों के बीच में, इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना ये पूरा नहीं आ रहा स्पेलिंग, पर मैं लिख देता हूँ फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज, यानी PHOSPHO फॉस्फो, और डाई एस्टर यानी DIESTER। तो ये वर्ड है फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज। तो यानी दो न्यूक्लियोटाइड्स जिस बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं तो उस बॉन्ड को हम ये नाम देंगे, क्या नाम देंगे, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो ये नोट कर लेना आप। और देखिए क्या लिखा है, न्यूक्लियोटाइड्स ऑन पॉलीमराइजेशन फॉर्म न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स को अगर हम पॉलीमराइज करेंगे यानी एक दूसरे से जोड़ते चले जाएंगे तो बनेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स कैसे बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन से। अब ये आगे क्या कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये ठीक कर लेना, मैंने अभी जस्ट लिखवाई है स्पेलिंग भी। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर यानी न्यूक्लियोटाइड्स जिस बॉन्ड से जुड़ेंगे उस बॉन्ड को हमने क्या कहना है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अच्छा, ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनती कहाँ है, तो ये लिखा है फॉर्म्ड बिटवीन 5' एंड 3' कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर। तो यहाँ पे ये पूरा कर लेना इसको, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन, यहाँ पे वर्ड बीच में लगा देना, जो ये स्टार है ना, स्टार की जगह क्या लिख देना, फॉर्म्ड, FORMED, फॉर्म्ड वर्ड लिख देना। तो ये बन जाएगा पूरा, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब वो फॉस्फो, ठीक है, ये तो समझ आ गया कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जिस बॉन्ड से जुड़ेंगे वो है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। लेकिन वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनी किन के बीच में, तो ये बनी 5' और 3' कार्बन एटम्स के बीच में। तो देखिए कैसे बनी, इसको समझिए ध्यान से यहाँ पे। तो ये देखिए, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, जैसे सेम आपको पीछे समझाया था कि अगर पेंटोस रिंग बनाने आ गई ना पेंटोस शुगर वाली, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप समझ जाओगे। अब देखो जोड़ना किस किस को है, 5' को और 3' को। तो आपने क्या करना है, आपने दो रिंग्स बनानी है पहले तो। कौन सी रिंग, पेंटोस शुगर वाली, एक ये एक ये, और इसी तरह से बनाना है, यानी एक रिंग ऊपर बनाना एक रिंग नीचे बनाना। इतना काम कर लो। उसके बाद आपने क्या करना है, पेंटोस शुगर रिंग बनाने के बाद ये 1 पे बेस जोड़ दो, सेम यहाँ पे भी 1 पे बेस जोड़ दो। बाकी पोजीशंस आपको पता ही है सेम चलती हैं। यानी ये अगर हमने डाई न्यूक्लियोटाइड किसका बनाया, डीएनए का, मुझे कैसे पता लगा डीएनए का है, तो बेटा डीएनए के लिए क्या देखना है, ये सेकंड पोजीशन देखनी चाहिए। सेकंड पोजीशन में देखो दोनों रिंग्स में ध्यान से, क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है इसका मतलब ये डीऑक्सी है। तो डीऑक्सी वाला, डीऑक्सी राइबोज जो होती थी पेंटोस शुगर, वो किस में होती है, डीएनए में। डीएनए की फुल फॉर्म ही है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्योंकि सेकंड पे ऑक्सीजन नहीं है तो ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। तो देखो अब इसमें सेकंड भी सेम आ गई, थर्ड एच और ओ एच करते हैं। तो अब यहाँ पे तो एच और ओ एच लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एच और ओ लिखना है, क्यों, क्योंकि जोड़ने किस किस को है, ये देखो ऊपर लिखा है 5' और 3' को। तो जो ऊपर वाली रिंग है ना उसका 3' ज्वाइन करना होता है, और जो नीचे वाली रिंग है उसका 5' ज्वाइन करना। तो 5' में क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, और ये फॉस्फेट यूनिट आ गई। ऐसे ही यहाँ पे 3 में क्या होता था, एच और ओ एच, लेकिन अब ओ एच नहीं आएगा, ओ एच की जगह ये फॉस्फेट यूनिट आ जाएगी। और बाकी सेम ही है, देखो फोर्थ पे एच आ गया और फिफ्थ पे ये CH2, ओ एच तो चला गया, ओ एच की जगह कौन आ गई, फॉस्फेट यूनिट। डाई न्यूक्लियोटाइड है ना, तो डाई न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट यूनिट लगानी है।
तो इसको ध्यान से देखना, एक बार खुद बना करना, प्रैक्टिस करना, फिर पता लग जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ चाहे एक बार फिर से। कुछ नहीं है खास काम बेटा, 2 रिंग्स बना लो इस तरह से पेंटोज शुगर, 1 पे बेस जोड़ दो और बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो हैं वो मेन लिख लो। मेन मतलब एच और एच तो दोनों जगह आ जाएगा, सेकंड में भी एच एच दोनों जगह आएगा। अच्छा, नीचे वाली जो रिंग है उसका क्योंकि 5 डैश जोड़ना है तो 3 तो लिख दो, एच और ओ एच सेम लिख दो, और फोर्थ पे एच आ गया, फिफ्थ पे CH2 लिख के छोड़ दो एक बार। फिर आप रिंग पे चले जाओ, ऊपर वाली रिंग पे, इस वाली रिंग पे आ जाओ। इसमें बेस और एच आ गया, सेकंड पे एच और एच आ गया। अब जब थर्ड लिख रहे हो ना, तो आपको पता है कि मुझे थर्ड जो ऊपर वाली रिंग है इसकी थर्ड पोजीशन जोड़नी है, तो सिर्फ एच लिखो, नीचे बॉन्ड बनाकर ऐसे छोड़ दो, और फोर्थ पे एच और CH2 और ये फॉस्फेट बना दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या करो आप, यहाँ पे 5 डैश और 3 डैश के बीच में ये फॉस्फेट बना दो, यानी P और 4 ऑक्सीजन, एक तो डबल बॉन्ड O के साथ आ गया, 3 सिंगल बॉन्ड के साथ, और एक ये 5 डैश और 3 डैश से यहाँ से ज्वाइन कर दो। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, इसके बाद देखिए कुछ बेसिक चीज़ें आ गई अब तो, ये कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये हटा देना, ये कुछ नहीं है। तो ये आ गया इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये इसको दिस इम्प्लाइज बना लेना बल्कि यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनकी आपस में क्या सीक्वेंस है, पहले कौन सा न्यूक्लियोटाइड आया। न्यूक्लियोटाइड कैसे डिसाइड होता है, बेस से, क्योंकि बेस अलग अलग हैं, ACGT इस तरह से, और RNA हो तो ACGU जो पीछे पड़ा। तो जब बेस बदलता है तो हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड बदल गया। तो उन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस होती है कहता, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो एक बार फिर रिपीट कर दो, देखो क्या कहा, सीक्वेंस जो है किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की, इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अच्छा, आगे बात करते हैं। आगे वैटसन और क्रिक, ये 2 पर्सन थे, इन्होंने सजेस्ट किया कि जो DNA होता है उसका डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। कैसा, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर, और उसको कहते हैं विच इज़ आल्सो नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो अब ये डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है, इस तरह से, जैसे हमारे पास 2 चेन्स चलती हैं इस तरह से, और एक चेन ये आ गई और एक चेन इसके इस तरह से पैरेलल चलेगी, तो वो ये डबल हेलिक्स आ गया। ये यहाँ से ना एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये तो क्योंकि 2D में है तो ऐसा लग रहा है टच कर रहे हैं, ये टच नहीं कर रहे, ये एक दूसरे के आगे पीछे हैं पर पैरेलल चल रही हैं 2 स्ट्रैंड। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा DNA का। और RNA के लिए इसने कहा, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ RNA हेलिसिस आर प्रेजेंट। हेलिसिस मतलब इस तरह से, यानी ये इस तरह से तो चलता है, ये इस तरह से स्प्रिंग की तरह, जैसे स्प्रिंग चलता है, इनको कहते हैं हेलिसिस। तो हेलिसिस तो हैं पर ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, DNA को डबल स्ट्रैंड कहा और RNA को सिंगल स्ट्रैंड। अच्छा, आगे देखिए, आगे ये जो पॉइंट है ना, अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। द 2 स्ट्रैंड्स इन DNA आर नॉट आइडेंटिकल, यानी जो 2 स्ट्रैंड्स होंगी DNA में, जो आमने सामने, ऐसे बताया ना मैंने अभी कि एक ऐसे चलेगी और एक ऐसे चलेगी, तो ये जो 2 स्ट्रैंड्स है, यानी एक ये और एक ये आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसी नहीं है, पर ये कंप्लीमेंट्री होती हैं। कंप्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे को पूरा करना, जैसे बेटा आपका पेन और उसकी कैप होती है, तो वो जब ज्वाइन होंगे तो वो एक दूसरे को पूरा करेंगे। अब मैं पेन डिफरेंट कंपनी का ले लूँ और कैप डिफरेंट कंपनी की ले लूँ और उनको ज्वाइन करूँ, तो वो शायद ज्वाइन ना हो, तो वो कंप्लीमेंट्री नहीं हुए। तो कंप्लीमेंट्री का ये मतलब होता है कि 2 अलग चीज़ें हैं दोनों अलग, पर जब वो मिलेंगे तो वो एक दूसरे को पूरा करते हैं, तो उसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो DNA की 2 स्ट्रैंड्स होती हैं वो एक जैसी नहीं हैं पर कंप्लीमेंट्री हैं टू ईच अदर, बिकॉज, अब वो कंप्लीमेंट्री यानी एक दूसरे को पूरा करती हैं। वो पूरा कैसे करती हैं, कहते हैं बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड आर फाउंड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस, यानी जो बेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनती हैं ना बेसिस में, वो अपनी मर्जी से नहीं बन जाती कि किन्हीं भी 2 बेसिस के बीच में बन जाएगी, वो स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस के बीच में बनती हैं। ये जो वर्ड है इसको समझना है। अब वो स्पेसिफिक पेयर कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। देखो, कहता एडिनिन जो है वो हमेशा थाइमीन से जुड़ेगा, यानी A हमेशा थाइमीन से जुड़ेगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, ये आ गया।
और साइटोसिन जो है वो हमेशा किससे जुड़ेगा, गुआनिन से जुड़ेगा, और कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। क्या कहा, ए जो है वो टी से जुड़ता है और डबल बॉन्ड बनाता है, जबकि सी जो है वो जी से जुड़ता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और इसको देखो ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो सी ऐसे बनाते हो, अच्छा जी जब बनाते हो तो इस तरह से बनाते हो, यानी सी इस तरह से सी आता है ना जी में भी, तो वो मैं कह रहा हूँ। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि सी और जी यानी एक जैसे शेप से जो मिलते जुलते हैं वो आपस में जोड़ने हैं। तो सी जी से जुड़ेगा, तो जो बच गए वो कौन बच गए, ए और टी, तो ए टी से जुड़ेगा, और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड्स। तो इससे क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बेस इन वन स्ट्रैंड फिक्स द सीक्वेंस ऑफ बेस इन अनदर स्ट्रैंड, यानी ये फिक्स हो गया कि अगर एक एक स्ट्रैंड में ए है तो दूसरे में सामने टी ही होगा, और इसी तरह से एक में सी है तो दूसरी तरफ जी ही होगा, क्योंकि सी सिर्फ जी से बॉन्ड बनाएगा, ए सिर्फ टी से बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए ये कह रहा है कि आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसी नहीं है, कि मतलब इधर भी ए है तो दूसरी स्ट्रैंड में भी सामने ए होगा। ए होता तो वो आइडेंटिकल हो जाती, तो कहता वैसा नहीं है पर कंप्लीमेंट्री है, यानी एक दूसरे को पूरा करती हैं। कैसे, क्योंकि इधर ए है तो दूसरी तरफ पक्का टी होगा, ये कहना चाह रहा है। और इसी तरह से अगर एक स्ट्रैंड में सी है तो दूसरी तरफ जी होगा। यानी फाइनली एक और मैं बात बोल देता हूँ, इसका ये भी मतलब हो गया कि अगर आप को मैं एक स्टैंड बता दूं कि डीएनए की बेटा एक स्टैंड में ना इधर ए था, फिर टी आया, फिर सी आया, तो इस तरह से आप दूसरी स्टैंड का मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही पता लगा लोगे। कैसे, जैसे अगर मैं कहता हूँ ए है तो आप बोलोगे दूसरे में टी है, इसी तरह से मैं कहता हूँ सी है तो आप बोलोगे दूसरे में जी है, तो इस तरह से। तो इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड्स होती हैं वो आइडेंटिकल तो नहीं है पर कंप्लीमेंट्री होती हैं, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। आगे देखें। अच्छा, व्हेन डीएनए इज हाइड्रोलाइज्ड द नंबर ऑफ एडेनिन बेसेस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ थाइमीन बेसेस, होंगी ही। कहता है डीएनए को जब वाटर में तोड़ा गया तो जितने ए मिले उतने ही टी मिलेंगे। ये तो अभी समझाई मैंने आपको बात, वो तो होना ही है। और इसी तरह से कहता कि जितने गुआनिन बेसेस मिलेंगे उतने ही साइटोसिन भी मिलेंगे, तो वो तो मिलने ही है, क्योंकि ए हमेशा टी से जुड़ेगा और सी हमेशा जी से जुड़ेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि ए और टी अगर बराबर मिले या सी और जी बराबर मिलते हैं तो इससे ये प्रूव हुआ कि ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल हैं। अच्छा, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ आरएनए देयर इज़ नो सच रिलेशन, यानी आरएनए में ऐसा कुछ नहीं देखा गया कि ए और टी बराबर मिले, या सॉरी आरएनए में टी होता ही नहीं है, आरएनए में कौन होता है, यू। तो फिर भी कहता जो ए सी जी और यू हैं आरएनए में वो आपस में बराबर नहीं मिलते, ए कितने भी हो सकते हैं, सी कितने भी हो सकते हैं, जी कितने भी हो सकते हैं, यू कितने भी हो सकते हैं। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि आरएनए डबल स्ट्रैंड नहीं है। यानी फिर कैसा हुआ आरएनए, तो ये कहता आरएनए हुआ सिंगल स्ट्रैंड। ये लिखा है देखो, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ आरएनए देयर इज नो सच रिलेशन। नो सच रिलेशन का मतलब समझ आ गया होगा बेटा कि ए और सी सॉरी ए और जो हमारे पास टी मिलते थे डीएनए में बराबर, वैसा कुछ नहीं होगा। तो नंबर ऑफ बेसिस आर about the number of bases as discussed in hydrolysis of DNA, hence RNA is single stranded nucleic acid। ये है। अच्छा, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो बायोलॉजिकल फंक्शन मतलब बॉडी के अंदर काम क्या होता है इनका। तो देखो, डीएनए इज केमिकल बेस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी याद होगा, शुरू में ही बताया था, मतलब कॉमन फीचर्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं। तो कहता अब उसका मेन रीज़न कौन होता है, डीएनए होता है। अच्छा, प्रोटीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स इन सेल, यानी प्रोटीन बनाने में कौन हेल्प करता है, आरएनए मॉलिक्यूल। बट मैसेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डीएनए। हाँ, कहता है प्रोटीन बनाने में तो आरएनए हेल्प करते हैं, पर प्रोटीन बनाने का मैसेज कौन देता है, डीएनए देता है, वो ये कह रहा है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले आ गया मैसेंजर आरएनए, फिर आ गया राइबोसोमल आरएनए, और तीसरा आ गया ट्रांसफ़र आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए, ये तीन आपके आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनके बारे में ज़्यादा आपने नहीं पढ़ना है, ये जस्ट आपको नाम याद रखने हैं आपने। अच्छा, लास्ट है स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। स्ट्रक्चरल मतलब शेप को लेकर,
कई बार ये एग्ज़ाम में आया कि फंक्शनल डिफरेंसेस बताओ, फंक्शनल मतलब काम को लेकर, और स्ट्रक्चरल पूछेगा तो शेप वगैरह को लेकर बताना होता है। तो देखो कौन कौन से डिफरेंस पड़े। डीएनए में आपने कहा जो पेंटोज शुगर था कार्बोहाइड्रेट, वो कौन था, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए में कौन था, बीटा डी राइबोज। अच्छा, डीएनए में बेस कौन कौन थे, ए, सी, जी और टी, यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। और आरएनए में कौन कौन आ जाते हैं, ए, सी और जी सेम होते हैं, टी की जगह कौन आ जाता है, यूरासिल। अच्छा, डीएनए है डबल स्ट्रैंड, डीएनए का अभी अभी बताया डबल स्ट्रैंड होता है हेलिक्स स्ट्रक्चर, आरएनए का कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड और हेलिक्स स्ट्रक्चर। हेलिक्स मतलब वो एंगल्स से जो बनेंगे इस तरह से, इस तरह से। और नेक्स्ट फंक्शनल डिफरेंस, फंक्शनल मतलब काम करने का पॉइंट जो है वो डिस्कस करना है। तो कहता है डीएनए हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऊपर जो बताया, और आरएनए का मेन काम क्या है, प्रोटीन्स को बनाना। तो ये हमारा बेटा डीएनए आरएनए का सारा टॉपिक डिस्कस होता है। तो इसको अच्छे से स्टडी सुनना, और जो स्ट्रक्चर्स जितने भी आए हैं, और मेन है बेटा आपने समझ लिया होगा, अगर पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो आगे अपने आप स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो उनको स्ट्रक्चर्स को एक बार खुद बनाकर प्रैक्टिस करना।